हेलो स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे क्लोन। क्लोन क्या होता है? क्लोन जो होता है वो बिल्कुल हूबहू अपने जो जनक होते हैं उनके बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। ठीक है, क्योंकि क्लोन जो होता है वो एक अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान होती है, जिसमें उसके नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं उनके जो केंद्रक होते हैं उनका संलयन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोन जो होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान होती है। कल हम उसके बारे में बताया था कि क्लोन कैसे बनते हैं। ठीक है, जॉन गुर्डन का एक्सपेरिमेंट जो था फ्रॉग के ऊपर 1969 में किया था। आज हम बात कर लेते हैं कि जो क्लोन होता है, क्लोनिंग जो होता है वो कितनी प्रकार की होती है। तो क्लोनिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है? 2। इसमें नंबर 1 पर आता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आता है जीन क्लोनिंग। इसमें होता क्या है, देखो इस प्रकार की जो क्लोनिंग होती है जीन क्लोनिंग, उसमें किसी एक विशेष जीन का या एक विशेष गुणसूत्र का या फिर इस गुणसूत्र के भी एक छोटे खंड का क्या होता है, मतलब कि क्लोनिंग करवाई जाती है, क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो जीन क्लोनिंग में क्या होता है कि इस प्रकार की क्लोनिंग में किसी एक विशेष जीन का, गुणसूत्र का या फिर गुणसूत्र के किसी खंड जो है उसका क्लोन क्या होता है, तैयार किया जाता है। तो ये होता है नंबर 1 पर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के बाद नंबर 2 पर आता है सामान्य क्लोनिंग। नंबर 2 पर आता है सामान्य क्लोनिंग। सामान्य जो क्लोनिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है प्रजननीय क्लोनिंग। प्रजननीय क्लोनिंग और नंबर 2 पर होती है चिकित्सकीय क्लोनिंग। सामान्य क्लोनिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रजननीय क्लोनिंग और चिकित्सकीय क्लोनिंग। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं प्रजननीय क्लोनिंग की। देखो, जीन क्लोनिंग में किसी विशेष जीन, गुणसूत्र या गुणसूत्र के खंड का क्लोन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रजननीय क्लोनिंग जो है, यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार की क्लोनिंग में एक संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार होता है। इसमें क्या होता है कि एक संपूर्ण जो जीव है उसका क्लोन तैयार होता है। और ये 2 प्रकार की होती है, प्रजननीय क्लोनिंग और चिकित्सकीय क्लोनिंग। नंबर 1 पर हम बात करते हैं प्रजननीय क्लोनिंग की। नंबर 1 पर हम बात करते हैं किसकी? प्रजननीय क्लोनिंग की। और इसमें संपूर्ण जो जीव है वो बनता है, उनकी क्लोनिंग होती है। इसके लिए निम्न 3 विधियां हैं। प्रजननीय क्लोनिंग के लिए कितनी विधियां? नंबर 3 विधियां हैं। नंबर 1 ब्लास्टोमीयर तकनीक। ब्लास्टोमीयर तकनीक। ब्लास्टोमीयर तकनीक, देखो ब्लास्टोमीयर तकनीक क्या होती है। सबसे पहले बात की थी हमने किसकी? क्लोनिंग की। क्लोनिंग 2 प्रकार की, जीन क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग में क्या होता है, सिर्फ एक जीन, एक गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम्स और एक गुणसूत्र के छोटे से खंड का क्लोन बनता है। सामान्य जो क्लोनिंग है वो 2 प्रकार की है, प्रजननीय और चिकित्सकीय। प्रजननीय क्लोनिंग जो होती है इसमें संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार होता है, और वो 3 तरीके से हो सकता है संपूर्ण जीव का क्लोन।
उसमें नंबर 1 पर आती है टेक्निक ब्लास्टोमियर तकनीक। इसमें होता क्या है कि एक युग्मनज में हुआ क्या, विदलन, समसूत्री विभाजन, यानी कि विदलन करता हुआ, क्या है ये, युग्मनज है। विदलन करता हुआ युग्मनज क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूण। ये पहले युग्मनज था, युग्मनज में क्या हुए, समसूत्री विभाजन, मतलब कि विदलन, और विदलन करता हुआ युग्मनज क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। और भ्रूण में जो निर्मित होने वाली कोशिकाएं हैं, ये भ्रूण में क्या बन रही है, कोशिकाएं बन रही है। भ्रूण में निर्मित होने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर यानी या फिर कोरक खंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर या फिर कोरक खंड कहलाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं, पूर्ण सख्त होती हैं। मतलब कि इनसे एक प्रत्येक कोशिका से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये बताओ भ्रूण बनाएंगी नहीं बनाएंगी, यानी कि भ्रूण बनाने की इसमें क्षमता होगी। इन प्रत्येक कोशिका में भ्रूण जो होता है, एम्ब्रायो, उसको बनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिका में भ्रूण जो होता है उसको बनाने की क्षमता होती है। साथ ही प्रत्येक जो कोरक खंड होता है, अब कोरक खंड क्या होते हैं, ये एक एक खंड क्या कहलाते हैं, कोरक खंड कहलाते हैं। प्रत्येक कोरक खंड में ब्लास्टोमियर में समान आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इसलिए प्रत्येक कोरक खंड से बनने वाला जो जीव होगा, प्रत्येक कोरक खंड से बनने वाला जीव एक दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल हूबहू होगा, फोटोकॉपी होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इसमें हुआ क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या था, युग्मनज। युग्मनज में हुआ समसूत्री विभाजन, विदलन, और विदलन करता हुआ युग्मनज क्या कहलाता है, भ्रूण। क्या कहलाता है, भ्रूण। और भ्रूण जब बनेगा तो भ्रूण में निर्मित होने वाली कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं यानी कि अब क्या बन गई, इसमें कोशिका बन गई। ये कोशिका क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर, कोरक खंड कहलाती हैं। और इस कोरक खंड के पास, एक कोरक खंड के पास इतनी क्षमता होती है कि वो एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, एक नए भ्रूण का निर्माण कर सकता है। और प्रत्येक कोरक खंड, प्रत्येक ब्लास्टोमियर के पास में आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल समान होता है, क्योंकि सारे के सारे एक ही कोशिका से बने हैं, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए और प्रत्येक जो कोरक खंड होता है वो क्या बना लेता है, एक नया एम्ब्रायो। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कोरक खंड से बनने वाले जीव एक दूसरे से हूबहू प्रतिलिपि बनते हैं, एक दूसरे के समान बनते हैं। तो ये पहली टेक्निक थी ब्लास्टोमियर टेक्निक, और ये किसकी है, प्रजननीय क्लोनिंग की। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक क्या होता है, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। देखो केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक में होता है क्या है, इस तकनीक में कोई भी प्राणी होता है, उस प्राणी से ये निकाला जाता है एग, अंडा निकाला जाता है। और ये एग निषेचित भी हो सकता है या फिर अनिषेचित भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सबसे पहले किसी एक प्राणी से क्या निकाल लिया, एग सेल को निकाल लिया। किसको निकाला, एग सेल को। और ये एग सेल जो होती है वो निषेचित, फर्टाइल भी हो सकती है और अनफर्टाइल भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि फर्टाइल हो चाहे अनफर्टाइल हो, इसके न्यूक्लियस को तो क्या किया जाता है, डिजनरेट किया जाता है, मतलब कि हटाया जाता है। और
इसके जो न्यूक्लियस होता है उसको यूवी रे से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और ये सिर्फ बन गई एग सेल विदाउट न्यूक्लियस। यानी कि इसके न्यूक्लियस को क्या कर दिया, यूवी जो रेज थी उससे क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है। उसके बाद कोई भी शरीर की कोशिका ली जाती है, कोई भी दूसरी कोशिका ली जाती है, ये लो, और इस कोशिका में भी क्या होता है, केंद्रक। इसके केंद्रक को इसमें क्या करवाया जाता है, एंटर करवाया जाता है। ये लो, ये बन गई, ये कोशिका बन गई एक। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब कि न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक, इसके बारे में किसने बताया, कल ही बताया था, जॉन गुर्दन। इसने बताया फ्रॉग पर, मेंढक जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद इयान विल्मुट, इसने एक्सपेरिमेंट किया था भेड़ के ऊपर, और क्या बनाया था, डोली शिप, डोली भेड़। दोनों ने केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक की सहायता से क्या बनाए थे, क्लोन मेंढक की और डोली भेड़ की। उसके बाद इस प्रजननीय क्लोनिंग का ही तीसरा जो मेथड है, मतलब कि जो तीसरी विधि आती है, वो आती है होनोलुलु तकनीक, होनोलुलु तकनीक। इस तकनीक के बारे में सबसे पहले बताया था हिको वाकायामा। टेरुहिको वाकायामा वैज्ञानिक ने बताया। और इस तकनीक जो है ना, ये वाली तकनीक बिल्कुल सिमिलर है किसके, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के, यानी कि केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक के बिल्कुल क्या है, समान है। लेकिन इस तकनीक में कोशिका जो होती है, कोशिका का जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ किया जाता है किससे, सेल साइकिल की G0 या फिर G1 फेज से। इसमें क्या किया जाता है, सेल साइकिल की G0 या G1 फेज से सेल जो होता है कोशिका, उसको सिलेक्ट किया जाता है। बस ये अंतर इसमें। क्यों क्यों सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन कोशिका में मतलब कि विश्राम की अवस्था नहीं होती है, विश्राम की अवस्था नहीं होती है। ठीक है। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। दो प्रकार की थी, जीन क्लोनिंग और सामान्य क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जीन क्रोमोजोम्स या क्रोमोजोम्स के छोटे से खंड का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या फिर उनका क्लोन बनाया जाता है। और सामान्य क्लोनिंग जो होती है दो प्रकार की है, प्रजननी और चिकित्सकीय। प्रजननी कितने की, 3 प्रकार की है। नंबर 1 ब्लास्टोमीर टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, होनोलुलु टेक्निक। उसके बाद में नंबर 2 जो आती चिकित्सकीय क्लोनिंग, वो पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक प्रत्यारोपण जो तकनीक है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक होती क्या है। केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक क्या होती है, देखो मतलब कि कैसे कोशिका को सिलेक्ट की जाती है, किसका न्यूक्लियस निकाला जाता है, किसका क्लोन बनता है, सारी डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें कुछ चरण हैं, उसकी सहायता से क्लोन बनता है। नंबर 1 पर आता है ग्राही कोशिका जो होती है, ग्राही कोशिका का केंद्रक जो होता है उसे हटाना। ग्राही कोशिका का केंद्रक हटाना। देखो होता है क्या इसमें,
कि सबसे पहले ग्राही कोशिका के रूप में एग सेल को लिया जाता है, और एग सेल जो होती है वो निषेचित भी हो सकती है या फिर अनिषेचित भी, यानी कि फर्टाइल और अनफर्टाइल दोनों टाइप की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। यानी कि एग सेल को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिर्फ एग सेल को ही ग्राही कोशिका के रूप में क्यों लिया जाता है, इसका भी एक रीजन है। हमेशा ग्राही कोशिका को एग सेल मतलब जो होता है वही क्यों लिया जाता है ग्राही कोशिका के रूप में, उसका प्रमुख रीजन ये है कि जो यूट्रस जो होता है गर्भाशय, उस गर्भाशय में बाकी अन्य कोशिकाएं जो होती हैं वो परिवर्धित नहीं होती हैं, होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। इसलिए ग्राही कोशिका के रूप में हमेशा किसको सिलेक्ट किया जाता है, एग सेल को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इसके जो केंद्रक होते हैं उसको निकाला जाता है। अब इसको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसके केंद्रक को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो केंद्रक को निकालने के लिए या तो इसको कोशिका को क्या किया जाता है, कोलचिसिन माध्यम में डाला जाता है, कोलचिसिन माध्यम में डाला जाता है नंबर 1, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। या फिर ये जो एग सेल होती है इसको माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप में रखा जाता है और रखकर उसे सेक्शन पिपेट जो होता है, सेक्शन पिपेट की सहायता से उसके न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप पर इसको रख दिया एग सेल को, जिसका न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस को सेक्शन पिपेट की सहायता से क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है। या फिर इस पर क्या डाली जाती है, यूवी रेज डाली जाती हैं, अल्ट्रावायलेट डाली जाती हैं। ठीक है, क्या डाली जाती हैं, यूवी रेज डाली जाती हैं, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट अपना था ये कि ग्राही कोशिका का केंद्रक हटाना, वो 3 तरीके से हटा सकते हैं, कोलचिसिन माध्यम से, माइक्रोस्कोप जो है उस पर रखकर, और सेक्शन पिपेट की सहायता से न्यूक्लियस को खींचना, या तीसरा यूवी रेज डालकर। उसके बाद नंबर 2 पर आता है दाता कोशिका का चयन। दाता कोशिका का चयन, इसमें क्या होता है, दाता कोशिका के रूप में उस कोशिका को चयन किया जाता है जिसका हमें क्लोन बनाना है। तो क्लोन किसका बनेगा, हमेशा दाता कोशिका का बनता है। जिस सेल का न्यूक्लियस होता है उसका क्या बनता है, क्लोन बनता है। तो दाता कोशिका के रूप में उस कोशिका का चयन किया जाता है जिसका क्लोन बनाना होता है। तो शरीर की सभी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ सभी में समान होता है, सभी में। अतः शरीर की किसी भी कोशिका को चुना जा सकता है, किसी भी कोशिका को शरीर की, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ समान होता है। लेकिन सामान्यतः भ्रूण कोशिका का चयन होता है। सामान्यतः एम्ब्रायनिक जो सेल होती हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि भ्रूण कोशिका में विभाजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। भ्रूण कोशिका में विभाजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नंबर 3, दोनों कोशिकाएं हमने सेलेक्ट कर ली, ग्राही कोशिका जिसके केंद्र को निकालना है, और दाता कोशिका जिसके केंद्र को ट्रांसफर करना है। तो तीसरी स्टेप आएगी दाता केंद्रक का स्थानांतरण। यानी कि स्थानांतरण कैसे होता है। तो दाता केंद्रक का स्थानांतरण जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, एग सेल यानी ग्राही कोशिका, ये कोई भी बॉडी की कोई भी सेल, यानी कि ये दाता कोशिका, दोनों कोशिका को एक निश्चित तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक निश्चित तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, निश्चित तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है,
ठीक है, जिसके कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, या दोनों कोशिकाएं एक हो जाती हैं। नंबर 2, ये पहला था इसमें कि दाता कोशिका का स्थानांतरण कैसे होता है। नंबर 2, सेंडाई वायरस, सेंडाई वायरस का उपयोग करके। ये सेंडाई वायरस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेंडाई वायरस दो जो सेल्स होती हैं, एक तो दाता और एक ग्राही, उनको मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको संयोजित करती है, जोड़ने का काम करती है, जिसके कारण ये दोनों कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं और इसका न्यूक्लियस कहाँ हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा भी आपको बताया था, ई न्यूक्लिएशन, मतलब कि जो पीपेट होता है, पीपेट की सहायता से दाता कोशिका के न्यूक्लियस को खींचकर ग्राही कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि दाता कोशिका से न्यूक्लियस को खींचा जाएगा और किस में डाला जाएगा, ग्राही कोशिका में। ठीक है, उसके बाद में कोशिकाएं क्या हो गई, आपस में जुड़ गई, केंद्रक क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, इसका परिवर्धन होगा। नंबर 4 स्टेप, 4 स्टेप आती हैं संगलित कोशिका, जो कोशिकाएं मिल गई वो संगलित कोशिका का परिवर्धन। इस चरण में क्या होता है कि जो कोशिका बनी है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गया, जुड़ गया, इसमें अब क्या होता है, विदलन होता है। क्या होता है, विदलन। तो विदलन को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि सीधी बात है, जब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते तो उसमें विदलन होता है। अब इस विदलन को प्रेरित करने के लिए इसे संवर्धन माध्यम में डाला जाता है, संवर्धन माध्यम में डाला जाता है। ठीक है, यानी कि संगलित कोशिका का परिवर्तन कब होगा, जब इसे किस में डालेंगे, संवर्धन माध्यम में। उसके बाद नंबर 5 पे आता है अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब क्या होता है, जब संगलित कोशिका में परिवर्तन होता है, कब होता है, जब उसे संवर्धन माध्यम में डालेंगे। संवर्धन माध्यम में डालने के बाद परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद यानी कि विदलन प्रारंभ हो जाते हैं, तब उस भ्रूण को मादा के गर्भाशय में डाला जाता है, मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अब इसको मतलब कि जो ये भ्रूण है, इसको कौन सी मतलब कि मादा में स्थानांतरित किया जाता है, तो मादा कैसी होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। मादा कैसी होनी चाहिए, वयस्क। और इसके अलावा जो भ्रूण होता है उसको ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। मादा कैसी होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, और भ्रूण को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। और जैसे ही गर्भावधि पूर्ण होती है, गर्भावधि पूर्ण होने पर एक शिशु का जन्म होता है, जो अपने पूर्वज, गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात वो अपने पूर्वज, और पूर्वज कौन सा, दाता जिसका केंद्रक लिया है, उस दाता की क्या होता है, बिल्कुल हूबहू होता है, हूबहू होता है। तो इस प्रकार से ही क्लोन बनाए जाते हैं। तो क्लोन बनाने में न्यूक्लियस ट्रांसफ़र टेक्निक सबसे ज़्यादा उपयोगी है। होता क्या, इसमें सबसे पहले ग्राही कोशिका के केंद्रक को निकाला जाता है, उसके बाद दाता कोशिका का चयन करके उसके केंद्रक को निकाला जाता है। दाता केंद्रक जो होता है मतलब कि उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ग्राही कोशिका में। फिर जैसे ही जब जो दोनों जुड़ जाते हैं तो उसका परिवर्धन होता है संवर्धन माध्यम में। फिर उस परिवर्तन होने के बाद जैसे विदलन स्टार्ट होता है तो उसको डाल दिया जाता है माता के गर्भाशय में, और उसके पश्चात जब गर्भावधि पूर्ण होती है तो उससे एक क्लोन तैयार होता है, मतलब कि गर्भावधि पूर्ण होने के बाद जो शिशु का जन्म होता है
वो बिल्कुल अपने पूर्वज मतलब दाता जो होता है उसके क्या होता है, बिल्कुल समान होता है।